नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर चमोली से है, जहां पर गौचर मेला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहां पर भव्य स्वागत हुआ। गौचर मेला का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पूरा मैदान सजाया गया है। औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है गौचर मेला, और इसके शुभारंभ समारोह को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पूरा मैदान सजा दिया गया है और शुभारंभ भी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शाह हमारे साथ कर्णप्रयाग से जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो गौचर मेला है, क्या कुछ इसका आयोजन किया गया, क्या कुछ इसमें आयोजन होते हैं और मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया, और क्या कुछ जानकारी की अपडेट? इस प्रकार से आज ये गौचर के विशाल मैदान में 72वां ऐतिहासिक राज्य सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। 6 दिवसीय मेला होने जा रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज यहाँ पर मेले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर कई सड़कों सहित अन्य विकास कार्यों के लिए कई घोषणाएं की। जी दीपक, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से नेता थे जो इस मेले में पहुंचे हुए थे? इस प्रकार से आज मेले का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ पर कई 1943 से लगातार यहाँ मेले का आयोजन होता है, जिसमें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित अन्य जो मंत्रीगण हैं, विधायकगण यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आज करीब 12:45 बजे करीब यहाँ पर मुख्यमंत्री गौचर पहुंचे और मेले का रिबन काटकर इन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान इनके साथ यहाँ पर राज्य मंत्री सहित यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भाट, कर्जबाग विधायक अनिल नौटियाल सहित तमाम यहाँ पर मौजूद थे। दीपक, ये जो गौचर मेला है, इसका शुभारंभ तो मुख्यमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सवाल ये कि ये गौचर मेला हर वर्ष आयोजित होता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने इस मेले में, और इसकी विशेषता क्या है गौचर मेले की? मेले की बात की जाए तो 1943 से मामला लगातार होता है कि पूर्व जब भूटान और गढ़वाल के बीच यहाँ पर व्यापार होता था, तो यहाँ के लोग पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के लिए यहाँ व्यापार करने आते हैं। जैसे ऊनी उत्पाद हो गया, मसाले हो गए, अन्य चीजों का उत्पाद हो गया। तो लेकर यहाँ पर गौचर के विशाल मैदान में प्रत्येक वर्ष यह मेला 6 दिवसीय मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। और धीरे धीरे यह मेला एक विस्तार लेता गया और इसके राज्य मेले के रूप में ही घोषित किया गया, जहाँ पर की जो स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय उत्पादन है, तमाम लोग यहाँ पर, चाहे भुजे जनजाति से हो, चाहे वो तमाम महिला समूह के द्वारा है, अपने उत्पाद यहाँ पर लाते हैं और उनको बिक्री में यहाँ पर ले जाया जाता है। जी दीपक, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, क्योंकि शुभारंभ को संबोधित भी किया मुख्यमंत्री ने, तो क्या कुछ बड़ी बातें सुनने को मिली मुख्यमंत्री मेले को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जिस प्रकार से मेले का आयोजन किया जाता है, मेले लोगों से मिलने की एक पहल है जो पूर्व से लगातार चली आ रही है। तमाम जगह यहाँ में मेले आयोजित होते हैं, चाहे जलजीवी मेला हो, चाहे गौचर मेला हो, चाहे बैकुंठ चतुर्दशी मेला है। मेले के जरिए लोग आपस में मिलते हैं, जो स्थानीय उत्पाद है उनको लोग यहाँ पर बिक्री के लिए लाते हैं, ताकि लोगों की आर्थिक भी इस मेले से मजबूत हो। वहीं विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी यहाँ पर मेले में लगाए जाते हैं, जिससे कि तमाम प्रकार के सरकारी योजनाएं यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज प्रदेश में 4 धाम यात्रा अपने चरम पे है और अंतिम समय में भी यहाँ पर बद्रीनाथ सहित अन्य धामों में काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिससे कि जो लोकल लोग हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, जो अन्य व्यवसायी हैं, उनको अच्छी आर्थिक का यहाँ पर लाभ हुआ है। साथ ही अन्य जगहों भी उनको काफी फायदा हुआ है।
दीपक, यानी एक चीज ये कह सकते हैं कि चाहे वो गौचर मेला हो या फिर और कोई कार्यक्रम हो, अगर राज्य के हित के लिए, लोगों के हित के लिए अगर चीजें हो सकती है तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और बड़ी ही मुखरता के साथ ये पहल करते हैं कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी सुविधा हो उसे वो मुहैया कराया जाए। जी, स्वयं जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री 2 दिन से चमोली के दौरे पे है, चाहे वो दहाड़ शहर में 2 दिन तक रहे हो, तमाम मूल निवास भू कानून को लेकर उन्होंने बैठक की किस प्रकार से इसको यहाँ पर पहाड़ों में लागू किया जाए और यहाँ के लोगों को फायदा मिले। वहीं पर पलायन आयोग का भी इन्होंने बैठक ली है कि किस प्रकार से पहाड़ों में पलायन को रोका जाए और यहाँ जो पलायन करके बाहर गए हैं वो किस प्रकार से वापस पहाड़ों में आए और स्वरोजगार से कर सके। वहीं लखपति दीदी और उद्यमी से भी लगातार वार्ता कर रहे हैं कि पर जो पहाड़ों में है पहाड़ी उत्पाद है आसानी से बिक सके, यहाँ की महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हुई। वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ी सहित आसपास के इलाकों का इन्होंने दौरा किया और वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और साथ ही स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लिया कि किस प्रकार से भराड़ी शहर को एक वृहद रूप दिया जा सके और क्या क्या यहाँ पर विकसित हो सके। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर स्थानीय लोगों से वार्ता कर रहे हैं, स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं ताकि जो भी स्थानीय लोगों को समस्याएं हैं उनको निराकरण किया जा सके। दीपक, ये जो गौचर मेला है ये कितना लंबा चलने वाला है और दूसरी चीज ये कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो कितनी भीड़ थी वहां पर, क्या कुछ माहौल था? जी, गौचर मेले की बात की जाए तो हर वर्ष 14 से 20 नवंबर तक मेला आयोजित होता है, राज्य स्तरीय मेला होता है और इसमें जो शुभारंभ है सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। इसमें बात की जाए तो ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं गौचर मेले का शुभारंभ करने के बाद। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको एक बार। हमारे इस कर्णप्रयाग विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय एवं सतत रूप से यहाँ के विकास को समर्पित होकर काम करने वाले हमारे विधायक एवं कर्मठ विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई रमेश महतो, हमारे सरकार में पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय राजेंद्र प्रसाद उत्तराखंड सरकार में सहयोगी जलावन परिषद उपाध्यक्ष भाई रमेश भटिया जी और चंद्रश्री देवी जी ब्लॉक विनोद नेगी जी, जिला पंचायत सदस्य अनिल नेगी जी, प्रेम नेगी जी, विजय प्रसाद डिग्री जी, क्रांति प्रसाद भट्ट जी, भाई जी श्री कल्याण जी और हमारे जिलाधिकारी संदीप तिवारी जी और संदेश पवार यहाँ के पुलिस अधीक्षक एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस गौचर मेले के शुभारंभ अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, हमारे विद्यालयों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, पूर्व पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मेरे के शुभारंभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान गोपीनाथ जी और हमारे पास भगवान बाबा केदार की इस पावन भूमि पर आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, अभी आपने दर्शन रावत जी बोल रहे थे कि 1943 से ये मेला पहली बार हुआ था और ये मेला भारत तिब्बत के बीच होने वाला सीमांत क्षेत्र के हमारे जनजातियों के और सीमांत क्षेत्रवासियों के लिए एक प्रमुख व्यापार का केंद्र हुआ करता था।
स्वतंत्रता के बाद यह मेला और तेज गति से आगे बढ़ा और इसका नाम औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में इसको आयोजित करना शुरू हुआ। 7 वर्षों से भी अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य के लिए, हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण परंपरा ये बन चुकी है। आज मेला हमारे राज्य के प्रमुख और ऐतिहासिक मेलों में से जिसमें सरकार के विभिन्न विभाग सक्रिय होकर इसमें प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, ये मेले हमारे जीवन में इनका बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं उनको संजोने का काम करते हैं, उनको भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं। साथ ही ये जहां मनोरंजन और सामाजिक मेल मिलाप का हम सबको मिलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज के समय में जब बहुत सारे हमारे पास संचार के साधन हो गए, आज हर प्रकार की क्रांति हो गई है, डिजिटल क्रांति हो गई है, आईटी के क्षेत्र में क्रांति हो गई है, उसके बावजूद भी हम सबको मेल जोल का, हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने का, एक दूसरे से आत्मीयता का भाव बनाने के लिए मेलों का अपना बहुत बड़ा स्थान होता है। और मैं सच बताऊं तो मैं जब भी इस मेले का तो चमोली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर गौचर मेले का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन सुन रहे थे आप। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां लंबे समय से सख्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर ठोस पहल करने की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिसके तहत बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा। और इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, जल्द ही सख्त भू कानून लागू हो जाने के बाद जिनका उद्देश्य ठीक नहीं है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यह कहा कि सख्त भू कानून की बात अलग है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सकारात्मक रुख और लोगों को रोजगार देने के लिए उद्देश्य से आ रहे हैं, उनकी बात अलग है। इसके साथ ही जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूबसूरत है। यहाँ की सुंदर वादियों की आप बात करें, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से बात करें, यहाँ के लोगों के ईमानदारी की बात करें, तो ये हमारा उत्तराखंड सभी को आकर्षित करता है। लेकिन जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आने का, जिस तरह से आपने कहा कि वो आगे फार्म हाउस बनाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत जल्द एक सख्त भू कानून ला रहे हैं। उस दायरे में जो भी आएगा उसका स्वागत है, और जो खाली इसलिए आएगा कि यहाँ पे मौज मस्ती करने या उस प्रकार का गलत करते करने, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी हमारी सरकार उसके लिए अपने कानून हमारे हैं, उसके लिए कानून काम करेगा। लेकिन जो बहुत जल्दी जब सख्त भू कानून आएगा तो उसी दायरे में सभी को उसको पालन भी करना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। इस पर भू कानून पे चर्चा होगी, यह अलग विषय है। हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग अपराधी नहीं हैं। कुछ लोग हमारे व्यापार में, हमारे राज्य की उन्नति में लाभ भी पहुंचा रहे हैं, तो उन सबको एक साथ रख के नहीं देखा जा सकता। हाँ, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड खराब है, उन लोगों को यहाँ भूमि खरीदने के या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। भूमि खरीदने से पहले बाहर वाले लोगों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी चेक होना चाहिए। तो उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की जद्दोजहद चल रही है और इसीलिए सभी प्रकार की समीक्षाएं की जा रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने को लेकर खास प्लान तैयार किया है, जिस पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी सभी वर्गों को साधते हुए चुनाव में खास रणनीति तैयार कर रही है।
और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के सभी बड़े दलित चेहरे मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा मंच पर नजर आई। साथ ही बीजेपी के दलित विधायक भी मंच पर नजर आए, चाहे फिर वो विधायक खजान दास हो, शक्तिलाल शाह हो, दुर्गेश लाल हो। भाजपा विधायक दुर्गेश लाल का तो यह भी कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार आशा नोटियाल को जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के निमित्त जो केदारनाथ में जो ऐसी सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें केदारनाथ विधानसभा के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और यही नहीं कि आपके जैसे नगर पंचायत आपके क्षेत्र से क्षेत्र के और आपके जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियों को देख करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों को देख करके, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो अवस्थापनाएं की जो योजनाएं थी, उनका जो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी बस्तियां हैं उनके लिए जो उसकी घोषणाएं की गई और कई कार्य जो धरातल पे काम हुए हैं, पहले भी हुए और इन तमाम चीजों को देख करके लोगों में एक उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। और मुझे लगता है कि कल का जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो सम्मेलन था जो केदारनाथ विधानसभा में हुआ था, ये एक तरीके अपने आप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोट करेंगे। और यहाँ से जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं, एक तरफा ही भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आप मुझे बताइए, देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? अगर कांग्रेस दलित विरोधी होती तो फिर आरक्षण क्यों देती? आप बताइए, सरकार बताए कि आपने दलितों के उत्थान के लिए क्या काम किया है? आपने जनजाति। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, ये जो अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया गया, पहले तो ये बताइए कि इसमें कौन कौन से अनुसूचित जाति के नेता थे और क्या कुछ बड़ी बातें कही गई भरे मंच से? केदारनाथ के उपचुनाव का मात्र 6 दिन बाकी होगा और 23 तारीख को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार अपने वोट पक्का करने के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक वहां तैयार कर रहे हैं। और आप देखिएगा उसी कड़ी में कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक जो वहां पर देखा जाए कि दलितों का एक पूरा सम्मेलन वहां पर आयोजित किया है। और आप देखेंगे इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे, वही महेंद्र भट्ट इसमें मौजूद रहे और वही अनुसूचित जाति के कई विधायक इसमें शामिल रहे। क्योंकि आप खजान दास की बात करें, खजान दास इसमें शामिल थे, विधायक वहां पर शामिल थे। आप देखिएगा कि लगातार जो अनुसूचित जाति के नेता है वो सम्मेलन में सम्मिलित थे। और आप देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं दावा बड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये केदारनाथ का जो चुनाव है वो बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बड़े दावे कर रही है कि जो हैट्रिक है वो इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लगाती हुई नजर आएगी। क्योंकि पिछले दो उपचुनाव की बात करूं, मंगलौर की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें, तो दोनों ही सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में गई है। और कांग्रेस का कहना है कि जो सीट धनराज, देखिए हम सब जानते हैं कि बीजेपी चाहे छोटा सा चुनाव हो, नगर पालिका का हो, नगर पंचायत का हो या फिर वो लोकसभा का हो, बीजेपी बिना स्ट्रेटजी के आगे नहीं बढ़ती, बिना ग्रीन बुक के आगे नहीं बढ़ती। जो ग्रीन बुक में लिखा होगा बीजेपी वही फॉलो करती है और वो इंप्लीमेंट भी करती है। सवाल ये कि अभी क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की और क्या वो धरातल पर दिखाई दे रहा है और क्या इसी वजह से यह अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया?
बिल्कुल सीएम, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति होती है वो एक प्लान के साथ होती है और ग्रीन बुक के अनुसार ही वो आगे बढ़ती है। और आप देखिएगा कि हर समय बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव के मोड में रहती है और कहीं पर भी चुनाव होता है तो उसमें दमखम के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। लेकिन अभी देखिएगा कि जो केदारनाथ के अंदर ये सम्मेलन किया गया है, ये कहीं ना कहीं दलित वोट को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि वहाँ का जो दलित वोट है वो कांग्रेस के पाले में है, लेकिन उसी को साधने के लिए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए ही सम्मेलन का सम्मेलन का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है या सिर्फ ये पूरी तरीके से एक टेंटर बन के रह जाएगा? एक मतलब इससे बिल्कुल सीएम, देखिए सीएम, इस सम्मेलन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, ये सही बात है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ उससे कितना फायदा होगा। धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर हरिद्वार से है। यहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 15 नवंबर यानी कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेला को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होना है और इसके लिए पूरी तैयारी की गई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। विकास, कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? कितने संख्या में स्नान करने के लिए वहां पर श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ पूरी तैयारी, विस्तार से बताइए। देखिए, कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है जिसको लेकर हरिद्वार जिला जो प्रशासन है उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर हैं। पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में यहाँ पर बांटा है। वहीं अगर ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी आज शाम से ही सभी पुलिसकर्मियों की यहाँ पर लागू हो जाएंगी। सभी को जो उनके पॉइंट्स हैं वहां पर उनकी ड्यूटी यहाँ शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ जिस तरह की हैवी व्हीकल्स हैं उनको शहर से बाहर ही रोका जाएगा ताकि जो शहर के अंदर जाम की स्थिति बनती है वो ना बने और जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो जिस तरह से हर की पैड़ी या अन्य जो गंगा घाट है वहां पर आसानी से वहां पहुंच सके। साथ ही साथ अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो जो हर की पैड़ी के आसपास की जो चौकियां हैं, सुरक्षा चौकियां, उन पे जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है और तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं जो और जोन है सभी में जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अगर हरिद्वार में कोई छोटा भी स्नान होता है तो उसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्नान है जिसकी तैयारियों को लेकर पुलिस ने यहाँ पर एक दिन पहले ही यहाँ पर कमर कस ली है। विकास, किस तरह की तैयारी की जाती है? क्योंकि अब आप ही कह रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने आएंगे, तो किस तरह की तैयारी है? किन किन बातों का खास ध्यान रखा गया है प्रशासन की तरफ से कि किसी प्रकार की समस्या ना हो? क्योंकि अभी हमने चारधाम यात्रा में हमने देखा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं वो खामियां भी नजर आई, लेकिन इस बार ऐसा क्या कुछ अलग तैयारी किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो? देखिए, स्नान को लेकर जिस तरह से हरिद्वार में आए कोई ना कोई स्नान यहाँ पर जरूर पड़ता है, जिसके लेकर यहाँ पर पुलिस काफी ब्रीफिंग यहाँ पर रहती है, जिसकी तरह से सबसे पहला काम जो शहर के अंदर की जो सड़कें हैं उनमें हैवी व्हीकल्स को रोका जाता है ताकि चाहे वो देहरादून की तरफ से, दिल्ली की तरफ से या नजीबाबाद की तरफ से जो भी हैवी व्हीकल्स आएंगे उनको बाहर ही पार्क करने को यहाँ पर रहेगा। जब स्नान यहाँ पर समाप्त हो जाएगा तभी उनको शहर के अंदर आने की अनुमति रहेगी। वहीं साथ साथ रूट डाइवर्जन का भी यहाँ पर 1 वे प्लान यहाँ पर स्नान के दौरान यहाँ पर रहेगा ताकि किसी भी तरह की जो जाम की स्थिति है वो ना बने। खासतौर पर जिस तरह से बताया कि जो हर की पेड़ी पर जो सुरक्षा चौकियां हैं वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो यहाँ पर चौकसी उनको बढ़ा दी गई है क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना या ना हो। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर एसपी सिटी क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। कल के स्नान को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी पूरी तरह से लगा दी गई है और आज शाम को 4 बजे से ड्यूटी खड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि आरती के टाइम पे जितने भी श्रद्धालु होंगे वो आरती अटेंड करने की करते हैं जो देखा गया है। तो 4 बजे ड्यूटी हमारी खड़ी हो जाएगी। ट्रैफिक का प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है और जो ड्यूटी है उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है कि ट्रैफिक कैसे मूवमेंट होगा,
और कब कहाँ से डाइवर्ट करना है और भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए इसमें डिसीजन लिया जाएगा। इसको बाहर से भी हमारी ड्यूटी मिली है और जो सीओज हैं उनको लगाया गया। हमारे सीनियर सुजीत पवार साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके देख रेख में ही ये मेले का संचालन किया जाएगा, जिनको यहाँ पे उनके पर्यवेक्षण में ही इसको करेंगे। एसएसपी साहब हमारे हैं और सुजीत पवार साहब, जिनके पर्यवेक्षण में ये ड्यूटी लगाई गई है और मेला सकुशल संपन्न है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।